कक्षा 9 का ये पहला चैप्टर है हिस्ट्री का। नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और इस वीडियो से जो अब ये वीडियो आप देख रहे हैं और आगे की जो वीडियोस आने वाले हैं उनमें मैं यहां पर कोशिश पूरी की पूरी करूंगा कि आपको चीजें समझ में आए। हालांकि आपको ऐसा लग सकता है कि चीजें आपके माइंड से बाहर जा रही हैं, लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं अपने अनुभव से कि जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो जल्दी समझ आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो जिन्हें हमें समझने में टाइम लगता है। और यहीं पर दो स्टूडेंट्स के बीच में सबसे बड़ा अंतर भी पैदा होता है। तो जब संघर्ष के दिन आए तो मैदान छोड़कर नहीं भागना चाहिए, बल्कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि जो चीजें हमें समझ आ गई हैं तो उनमें तो एफर्ट कम लगता है, लेकिन जो चीजें आपके समझ में नहीं आई हैं उसमें तो आपको अटूट मेहनत, अटूट दृढ़ निश्चय के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। शुरू करते हैं पहला चैप्टर, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो इस खंड में आप फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति और नाजीवाद के उदय का इतिहास पढ़ेंगे। आधुनिक विश्व की रचना में इन तीनों घटनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कुछ शब्द आपके पास में ऐसे आएंगे जो शायद आपको समझने में दिक्कत हो, लेकिन यही तो शुरुआत है और यही तो जीवन का सार है कि जब हमारे पास में कोई नए शब्द आते हैं तो हम डिक्शनरी की तरफ जाते हैं, अपने टीचर्स की तरफ जाते हैं, अपने उन लोगों के पास जाते हैं जिनको ज्ञान होता है, और यहीं से होती है इस पूरी नॉलेज की शुरुआत। अध्याय 1 जो है आपका वो फ्रांसीसी क्रांति के बारे में है। आज हम मुक्ति, स्वतंत्रता और समानता को सहज, सुलभ और सामान्य मानकर चलते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इन सब का भी एक इतिहास रहा है। फ्रांसीसी क्रांति के जरिए आपको इस इतिहास के एक हिस्से को समझने में मदद मिलेगी। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया। विशेष अधिकारों पर आधारित व्यवस्था से शासन की एक नई व्यवस्था उदित हुई। क्रांति के दौरान तैयार किया गया मानव अधिकार घोषणा पत्र एक नए युग के आगमन का द्योतक था। सबके एक समान अधिकार होते हैं और हर व्यक्ति बराबरी का दावा कर सकता है। यह सोच राजनीति की नई परिभाषा का हिस्सा बन गई। समानता और स्वतंत्रता की यह सोच नए युग का केंद्रीय विचार थी, लेकिन विभिन्न देशों में इन विचारों को नाना रूपों में समझा और साधा गया। भारत, चीन, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों ने कई ऐसे विचारों को जन्म दिया जो बेहद रचनात्मक और मौलिक थे, लेकिन इन आंदोलनों की भाषा और मुहावरे को 18वीं सदी के उत्तरार्ध की घटनाओं से ही वैधता मिल रही है। लेसन नंबर 2 यानी चैप्टर नंबर 2 में आप यूरोप में समाजवाद के आगमन और उस नाटकीय घटनाक्रम के बारे में पढ़ेंगे जिसके चलते रूस के शासक जार निकोलस II को सत्ता छोड़नी पड़ी। रूसी क्रांति ने समाज परिवर्तन का एक नया तरीका गढ़ने का प्रयास किया। इस क्रांति ने आर्थिक समानता और मजदूर किसानों की बेहतरी का सवाल उठाया। इस अध्याय में आप नई सोवियत सरकार द्वारा शुरू किए गए बदलावों, उसके सामने आई समस्याओं और उससे निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानेंगे। सोवियत रूस की सरकार ने खेती के औद्योगिकीकरण और मशीनीकरण का कार्यक्रम तो दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसने नागरिकों के कई ऐसे अधिकारों का हनन भी किया जो किसी भी लोकतांत्रिक समाज के संचालन के लिए अनिवार्य होते हैं। फिर भी समाजवाद का नारा विभिन्न देशों की उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन का हिस्सा बन गया। आज सोवियत संघ बिखर चुका है और समाजवाद संकट में है, लेकिन 20वीं सदी के पैमाने पर समकालीन विश्व का रूपाकार तय करने में यह सबसे शक्तिशाली ताकत था। अध्याय 3 में आप जर्मनी के बारे में जानेंगे। इस अध्याय में हिटलर के उदय और नाजीवाद की राजनीति का विश्लेषण किया गया है। यहाँ आप नाजी जर्मनी में औरतों व बच्चों की दशा, स्कूलों व यातना गृहों के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्ययन से आपको पता चलेगा कि नाजीवाद ने किस तरह विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों को जीने के अधिकार से वंचित कर दिया था, किस तरह उन्होंने यहूदियों का सफाया करने के लिए यहूदी विरोधी भावनाओं को भड़काया और लोकतंत्र व समाजवाद के खिलाफ एक मारक युद्ध छेड़ दिया। नाजीवाद के उदय की कहानी सिर्फ कुछ खास घटनाओं, सत्ता की
पैशाचिक चाह, हत्याकांडों और मौत की कहानी भर नहीं है। यह विभिन्न स्तरों पर चलने वाली एक विस्तृत और दिल दहला देने वाली व्यवस्था की कहानी है। भारत में भी कुछ लोग हिटलर के विचारों से काफी प्रभावित हुए, लेकिन ज्यादातर लोगों को नाजीवाद के उदय पर खौफ ही महसूस हुआ। आधुनिक विश्व का इतिहास सिर्फ स्वतंत्रता और लोकतंत्र के फलने फूलने की कहानी भर नहीं है। यह हिंसा, निरंकुशता, मृत्यु और महाविनाश की कहानी भी है। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्टिल किले की जिले को अंततः सैकड़ों लोगों का समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्टिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्टिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। हालांकि उनकी संख्या केवल 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्टिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था, इसलिए किले को ढा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पावरोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी, यानी ब्रेड की कीमतों से परेशान थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? तो पहले भाग में हम समझते हैं 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था। सन 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई 16 फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साय के विशाल महल और राजदरबार की शान शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 लाख लिवरे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिवरे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे खर्च को और कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राजदरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई, पर यह कदम भी नाकाफी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा था और केवल तीसरे स्टेट्स के लोग, जो कि जनसाधारण थे, वो ही कर अदा करते थे। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता है, जिसको हम ओल्ड रेजीम कहते हैं। अगर आप इस चित्र 2 को देखते हैं, उसमें फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था दर्शाई गई है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट्स के अमीरों का ही अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट्स कुलीन वर्ग और पुरोहित वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्मना प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण अधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना,
सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइद के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल, जिसको प्रत्यक्ष कर, और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना यूज की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेजी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। मतलब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, लेकिन मजदूरी के जो पैसे थे वो नहीं बढ़ रहे थे। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती चली गई। स्थितियां तब और बदतर हो गई जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर गई या गिर जाती थी। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम थे। आप अपनी किताब में सबसिस्टेंस क्राइसिस के बारे में जरूर पढ़ेंगे, वो यही चीज थी। उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ, जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मनाधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जैक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की। अपने टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा की दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मोंटेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आजाद घोषित कर दिया तो वहां इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिकों के इन विचारों पर कॉफी हाउसेज व सैलून की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती थी और पुस्तकों और अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों और अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके। इसी समय लुईस 16 द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा।